ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं मुगल काल। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मुगल काल में इसका संस्थापक है वो है बाबर। हमने पीछे दिल्ली का जो संतुलन काल आया था उसको पढ़ा था, तो उसमें अंतिम जो वंश था लोधी वंश, उसका संस्थापक था इब्राहिम लोधी। उसके साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के साथ, तो उसमें बाबर की विजय होती है और उसकी हार। तो बाबर उस समय एक नए वंश की स्थापना करता है जो है मुगल का। मुगल का अर्थ होता है बहादुर। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा बाबर का परिचय बताती हूँ। बाबर का पूरा नाम देखो, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बहुत बार पूरा नाम पूछ लेते हैं तो ध्यान में रखना, पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके पिता वे हैं मिर्जा उमेर शेख। यहाँ कहीं उमेर शेख मिर्जा भी लगाया हुआ है, ये पदवी थी, उपाधि थी, तो कभी आगे लगाते हैं तो कहीं पीछे भी लगा मिल सकता है। और माता जो ये इसके पिता थे वो तैमूर वंशज जी थे। और जो इसकी माँ थी वो थी चंगेज। आप यहाँ ध्यान रखोगे, माता और पिता दोनों अलग अलग वंशज से हैं। पिता है वो तो है तैमूर के और माँ है वो चंगेज, जो मंगोल आए थे ना उसके वंशज। अब जन्म, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका राज्याभिषेक होता है 1494 ईस्वी में, ठीक है। वो भी फरगना में होता है। ये इसका परिचय है। तो पूरा नाम मोहम्मद बाबर और पिता का नाम है मिर्जा उमेर शेख, जो तैमूर वंशी थे। माँ थी वो चंगेज थी और इनका जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? फरगना के अंदर। और राज्याभिषेक हुआ है 1494 ईस्वी में, और वो भी कहाँ हुआ है? फरगना। अभी इसके जो पिता थे उमेर शेख, वो फरगना के एक छोटे शासक थे। तो इसकी मृत्यु होने के बाद वहां पर नया शासक कौन बना है फरगना का? बाबर। तो पिता की मृत्यु के बाद बाद 1494 ईस्वी, ध्यान रखना। फरगना का शासक कौन बना है? शासक बना बाबर। उस समय मात्र ये कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का। केवल मात्र 12 वर्ष की आयु में ही ये फरगना का शासक बना है। ये इसकी थोड़ा सा परिचय था, तो ध्यान में रखना। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटा बनाकर, पूरा नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कौन से वंशज के थे, माता कौन से वंशज से थी, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कब राज्याभिषेक हुआ, और ये कितने वर्ष की आयु में शासक बने। आगे चलते हैं। अब बाबर जैसे ही फरगना का शासक बनता है
वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, जैसे मान लीजिए ये फरगना है, तो बाबर इधर चलता है। इधर क्या है? समरकंद। बाबर की मुख्य रूप से इच्छा होती है कि मैं समरकंद पर राज करूं, इसकी तमन्ना होती है। तो ये जैसे ही 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, बैठते ही सबसे पहले किधर चलता है? समरकंद की ओर, और उस पर लगातार काफी आक्रमण भी करता है, विजय भी प्राप्त करता है, लेकिन कुछ समय के लिए वापिस आ जाता है। तो ये लगातार चलता रहता है। फिर बाद में यहाँ इसको ऐसा लगता है कि मैं समरकंद पर अपना अधिकार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये इधर आ जाता है। किधर? अफगानिस्तान की। ठीक है। तो अफगानिस्तान में जब ये आता है तो उस समय अफगानिस्तान के जो आसपास के क्षेत्र है, जैसे काबुल है, भारत पंजाब का क्षेत्र है, और बाहर के क्षेत्र जीतता है और फिर भारत में आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। पहले देखते हैं समरकंद पर इसने कितना आक्रमण किए हैं। तो जैसे ये 1494 गद्दी बैठता है, तो पहला आक्रमण कब करता है? 1494 ईस्वी में समरकंद पर। आक्रमण करता है, परंतु असफल रहता है। यहाँ ध्यान रखना, पहले आक्रमण में ये इसको सफलता नहीं मिली थी, असफल रहा था, लेकिन ये अपना प्रयास नहीं छोड़ता है, बार बार लगातार प्रयास को जारी रखता है। फिर अगला आक्रमण करता है 1497 ईस्वी में समरकंद पर करेगा। इस बार विजय प्राप्त होती है। केवल मात्र 100 दिन के लिए यहाँ शासन करता है, केवल 100 दिन के लिए इनका इसका शासन होता है, और फिर वहां से उसको क्या करता है? भागना पड़ता है। तो सेकेंड बार विजय तो प्राप्त करता है ये, लेकिन इसका राज कितना देता है? केवल मात्र 100 दिन, और फिर वहां से उसको खदेड़ दिया जाता है। फिर भी ये अगला आक्रमण और करता है। यहाँ 100 दिन करने के बाद 1501 ईस्वी में फिर आक्रमण करता है। कहाँ करता है? समरकंद पर। और विजय भी रहता है, और 8 महीने तक शासन भी करता है। ठीक है। 8 महीने बाद वापिस कर दे जाता है और भागकर आता है। तो ये अपने मन में विचार करता है कि बार बार मैं जो समरकंद पर आक्रमण कर रहा हूँ, विजय तो 2 बार मुझे प्राप्त हुई है, लेकिन वहां टिक कर कार्य नहीं कर पाता हूँ। तो वो किसकी ओर रुख करता है? अफगानिस्तान की ओर। सोचता है कि इधर हमें हो सकता है सफलता मिल जाए, तो वो रुके अफगानिस्तान की ओर कर लेता है। तो सबसे पहले ये अफगानिस्तान पर आक्रमण करता है और वहां विजय प्राप्त भी करता है। 1507 ईस्वी में अफगानिस्तान पर आक्रमण करता है, और काबुल पर विजय प्राप्त करता है। ध्यान रखना किस ओर विजय प्राप्त की थी? काबुल पर। जब ये काबुल पर विजय प्राप्त करता है तो बादशाह की उपाधि धारण करता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है, धारण करता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के बाबर ने कौन से विजय के बाद या कौन से युद्ध के बाद इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी।
पहले जितने भी मुगल शासक हुए हैं सब मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। ये पहला मुगल शासक है जिसने बादशाह की उपाधि धारण की है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कभी पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा शासक हुआ है मुगल काल का जिसने प्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो कौन था? बाबर। पहले कौन सी मिर्जा, हमने इसके पापा के नाम जाके पढ़ा था मिर्जा, तो पहले मिर्जा की उपाधि। अब ये इसको अफगानिस्तान की तरफ सबसे पहले विजय प्राप्त हो जाती है तो इसका हौसला बढ़ जाता है और ये आगे बढ़ता है। फिर एक बार सोचता है क्यों ना मैं एक बार एक ट्राई और कर लूँ समरकंद की ओर, ताकि हो सकता है वहां विजय प्राप्त हो जाए। तो ये 1511 ईस्वी में वापिस समरकंद पर आक्रमण करता है। समरकंद पर आक्रमण करता है और विजय भी प्राप्त होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और विजय भी प्राप्त करता है और वहां केवल 1 वर्ष के लिए शासन करता है। शासन करता है तो समरकंद पर इसने कुल 4 आक्रमण कर दिए हैं। पहले में 1 सफल रहा, फिर उसने 100 दिन का इसको मिला, फिर 8 महीने का, और जो तीसरी बार चौथी बार करता है तब ये 1 वर्ष के लिए वहां शासन करता है और फिर वहां से इसको कर दिया जाता है, उसको भागना पड़ता है। अब ये सोचता है कि मेरा जो सपना है समरकंद पर मैं राज करूं, हो सकता है वो पूरा ना हो, इसलिए मैं किसकी ओर रुख कर लूं? अफगानिस्तान की, ताकि मैं अपना जो साम्राज्य विस्तार का सपना है वो पूर्ण कर सकूं। तो ये अब क्या करेगा, जो भारत के बाहरी क्षेत्र हैं जितने भी, जैसे कि ये काबुल तो पहले प्राप्त कर लिया था, कुछ पंजाब का ऐसा है, और भी कई क्षेत्र है, वो सारे वहां जीत लेता है। ये जीतने पर इसके मन में दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ और यहाँ अपना राज प्राप्त कर सकता हूँ। उसी समय जो इब्राहिम लोदी है, लोदी वंश का अंतिम शासक, उसी के चाचा है, वो इसको संदेश भेजते हैं कि आप आइए और दिल्ली पर आक्रमण करें। तो बाबर आता है और 1526 ईस्वी में किसका युद्ध लड़ता है? पानीपत का। कौन सा युद्ध? प्रथम युद्ध। इसकी डेट भी है 21 अप्रैल 1526, जो मैंने कल आपको बताई थी। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है किनके मध्य? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय होती है और किसका स्थापना करता है? मुगल काल। अब हम पढ़ते हैं बाबर के युद्ध। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक केवल मात्र 4 वर्ष के लिए राज किया था। वो 4 वर्षों में 4 युद्ध लड़ता है और 4 युद्धों पर विजय प्राप्त भी करता है। तो हम उन्हीं 4 युद्धों का वर्णन पढ़ते हैं। तो बाबर के युद्ध, पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। जरूर ध्यान रखना डेट वगैरह, क्योंकि अगर हम बाबर के 4 युद्ध पूछते हैं और युद्धों का वर्णन करते हैं तो उसकी जो डेट है एग्जैक्ट वो हमें बतानी पड़ती है। तो ये पानी का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ, काफी बार आ चुका है वर्णित, किससे मध्य हुआ, एक बार और सुन लो। ये होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। सबको पता है बाबर की विजय होती है। और बाबर विजय प्राप्त करके दिल्ली का शासक बनता है। दिल्ली का शासक बनेगा, बनता है, ठीक है। इसमें 2 विशेष बातें हमें नई नजर आएगी जो पहले नहीं हुई थी, वो देख लीजिए आप। तो एक पहली बात है
इस युद्ध में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया गया था। जितने भी पहले शासक हुए या भारत पर आक्रमण किए या बाद में विदेशियों ने किए, लेकिन तोप खाने का किसी ने प्रयोग नहीं किया था। और दूसरा था, इसके पास एक नई पद्धति थी जिसको हम बोलते हैं पुलगुमा पद्धति। उसके द्वारा ये युद्ध लड़ता है। पुलगुमा होता क्या है? छिप कर वार करना। जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं वहां पर छिप कर वार करते हैं, जिससे दुश्मन को पता नहीं होता है और दुश्मन की सेना को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये मुख्य कारण रहा है पानीपत के युद्ध में जीतने का। कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना के बजाय कई गुना ज्यादा थी, फिर भी युद्ध कौन जीता? बाबर। इसका मुख्य रूप से यही दो कारण बनते हैं, तोप खाने वाला और इसकी ये जो पुलगुमा पद्धति है। तो नोट कर लो आप। पहला है तोप खाने, पहली बार प्रयोग, ठीक है। और नंबर 2 है इसकी पद्धति पुलगुमा, ध्यान रखना, पद्धति से युद्ध लड़ता है, युद्ध लड़ता है। तो मुख्य रूप से ये दो ही कारण रहे हैं। जब पूछ लिया जाता है कि तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले कौन से राष्ट्र में किया था और कौन से युद्ध में किया था, पानीपत में, और एक पद्धति में ये लाया था, इसको हम क्या बोलते हैं? पुलगुमा। अब आता है सेकेंड इसका युद्ध। जो दूसरा युद्ध करता है वो खानवा का है। खानवा में उस समय राणा सांगा जो काफी शक्तिशाली थे वो थे। तो ये बाबर क्या करता है, अपनी जनता को ये ऐलान करवाता है। और इसमें एक बात और है, जब ये पानीपत का युद्ध जीत जाता है और यहाँ राज करता है दिल्ली पर, तो उसकी जो जनता है, जनता को अपार धन देता है, ठीक है ना। तो जनता क्या करती है, उसको एक उपाधि देती है। जनता कलिंजर की उपाधि देती है। ध्यान में रखना, पूछ लिया जाता है कई बार। कलिंजर की उपाधि कब प्राप्त हुई और किसके द्वारा प्राप्त हुई? तो जनता ने है। कारण क्या? धन का। और उपाधि क्या थी? कलिंजर की। कब थी? पानीपत के प्रथम युद्ध, ठीक है। हम पढ़ते हैं खानवा का। खानवा में राणा सांगा के साथ इसको युद्ध लड़ना है और बाबर को ये भली भांति पता है कि राणा सांगा बड़ा शक्तिशाली राजा है, हम उसे सीधे ऐसे युद्ध नहीं लड़ सकते। तो वो जनता को अपना मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा भाषण देता है। उसमें उनको बताता है कि हमें अपने धर्म के लिए युद्ध लड़ना है, जिसमें ये जिहाद का नारा भी देता है। जिहाद का नारे का तात्पर्य है इस्लाम धर्म के प्रति युद्ध लड़ना। तो ये अपने धर्म को लेकर जनता को बताता है कि हमें धर्म के प्रति लड़ना है, अगर हम ये युद्ध जीत जाएंगे तो आगे इस प्रकार कार्य करेंगे, ये सारी बातें उसको कहता है। तो जनता में जोश बढ़ता है और ये युद्ध में जीतता है। ये इसकी युद्ध करने की नीतियां हैं। तो सेकेंड खानवा का युद्ध। एक बच्चों और बात ध्यान रखना, बाबर के जितने भी युद्ध है कंटिन्यू चलेंगे आप। 26 में पहला, फिर 27 में, फिर 28 में, फिर 29 में और 30 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इनको युद्धों को क्रम से याद रखने के लिए मैं आपको एंड में ट्रिक भी बताऊंगी, तो ट्रिक के द्वारा आप बताए जाएगा। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। 26 में पानीपत का हो गया और सेकेंड हो गया ये वो 27 में। चलते हैं, बता दिया मैंने किसके साथ लड़ता है? राणा सांगा के साथ। तो राणा सांगा एवं बाबर के मध्य युद्ध हुआ। यहाँ वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है कि युद्ध में कौन जीता, मैंने पहले ही बता दिया है। बाबर ने 4 युद्ध लड़े, चारों में किसको विजय प्राप्त हुई है? बाबर को, ठीक है। तो यहाँ राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है, कब होता है? 27 के अंदर, और विजय कौन होता है? बाबर। इसमें क्या करता है बाबर? गाजी की उपाधि, जिहाद का नारा देख सकते हो आप, जिहाद का नारा देता है, नारा देता है, ठीक है ना। पूछ लिया जाता है कई बार जिहाद का नारा किसने दिया और कब दिया। तो खानवा का युद्ध होता है, उस समय जिहाद का नारा कौन देता है? बाबर। अपनी जनता को धर्म के प्रति बताने के लिए, उकसाने के लिए, तब जनता में जोश बढ़ जाए और वो युद्ध इस प्रकार लड़े से विजय प्राप्त, ठीक है। और एक उपाधि भी धारण करता है गाजी की,
गाजी की उपाधि धारण करता है, धारण करता है। काफी उपाधियां आ गई है, नाम ध्यान में रखना। सबसे पहले वास्तव की उपाधि लेता है, और ये पहला शासक जो वास्तव उपाधि लेता है क्योंकि बाकी तो मिर्जा की उपाधि धारण किए हुए हैं, और फिर जनता ने उसको कलेक्टर की उपाधि देते हैं, और ये कौन सी उपाधि धारण की है? गाजी। ठीक है, तो 3 उपाधियां वर्णित हो गए। ये था सेकेंड युद्ध जो खानमार्क युद्ध है, उसमें राणा सांगा के मध्य होता है, जिहाद का नारा दिया जाता है और गाजी की उपाधि धारण की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हर युद्ध की ओर। तीसरा युद्ध कौन सा है? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कंटिन्यू चलेगा। कब हुआ? 1528 ईस्वी में। ठीक है, ये किसके मध्य होता है? चंदेरी का शासक है मेदिनी राय। ठीक है ना, तो मेदिनी राय को पराजित करता है। और यहाँ भी ये वही नारा देता है, जिहाद का ध्यान में रखना। नारा देता है, इसका इतना ही वर्णित है आपको। विशेष रूप से किसके मध्य हुआ? तो मंदिरिया के बीच में। कब हुआ? 1528 में, और जिहाद का नारा भी देता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा युद्ध और अंतिम, इस युद्ध का नाम है घाघरा। क्यों पड़ा? घाघरा नदी के किनारे ही लड़ा जाता है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। ठीक है, ये किनके मध्य होता है? अफगानों के बीच में। अफगानों और बाबर के बीच। ये इसका अंतिम युद्ध है जो अफगानों और बाबर के बीच होता है। ठीक है, तो ये 4 युद्ध हो गए। 4 युद्धों के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। ध्यान रखना, डेट डेट याद रखें। 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसकी मृत्यु के बाद इसको आगरा के रामबाग, जो इसका ही बनाया हुआ है, रामबाग में दफना दिया जाता है। दफनाने समझता होगा ना, मुसलमानों में जो दाह संस्कार करते हैं उसको दफनाना बोलते हैं। ठीक है, रामबाग में दफने। लेकिन क्या होता है, इसकी एक आत्मकथा है जो बाबर नामा के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें उसकी इच्छा होती है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, लेकिन इच्छा जब किताब को पढ़ा जाता है तो बाद में पता चलती है। तो ये क्या करते हैं, इसको वापिस कहाँ दफनाते हैं? काबुल में। काबुल में, फिर काबुल में दफनाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान में रखना। ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा सपूत जिसको 2 बार दफनाया गया और कहाँ का? तो फर्स्ट बार इसको आगरा के रामबाग में दफनाया, और फिर इसकी इच्छा का पता चला कि कहाँ दफनाया जाना है, तो काबुल में। तो वहां से निकालकर उसको वापस कहाँ दफनाया? काबुल के अंदर। इसको 2 बार दफनाया गया है। ठीक है, और फिर इसकी 2 किताब, उसका थोड़ा वर्णन बता देती हूँ मैं। इसकी 2 आत्मकथा है, इसको बाबर नाम के नाम से जाना जाता है। कौन सी भाषा में थी और उसका फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो बाबर की आत्मकथा, कई दैनिक दिनचर्या भी बोलते हैं इसको। नाम क्या था? बाबर नामा। और कौन सी भाषा में थी? तुर्की भाषा में। ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, बाबर ने उसका
खुदी लिखी है, बाबरनामा नाम का, और भाषा कौन सी? तुर्की। ठीक है। फिर इसी का, किसका? बाबरनामा का, इसी का फारसी भाषा में, सॉरी रे का आपको जैसे टे लग रहा होगा, मेरे आदत से ऐसे लिखने का, रे समझना, ठीक है ना। फारसी भाषा में अनुवाद किया है, अब्दुल रहीम खान खाना ने। खान खाना ने, आगे पढ़ेंगे हम इसका वर्णन कैसे खान खाना इसको उपाधि प्राप्त हुई। तो फारसी भाषा में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, इतना ही वर्णित मिलेगा। पहले परिचय हो गया था, जिसके मुख्य रूप से 4 युद्धों के बारे में पूछा जाता है, तो युद्ध का जरूर ध्यान में रखना। अब मैं युद्धों को क्रम से याद करने की आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, ताकि आपको युद्ध याद रहे। सीधी सीख है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे युद्ध को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे समझ आ जाएगा। जैसे पहला था पानीपत का, तो आप बताना कि पानी पिया, फिर था खानवा का, तो खाना खाया, फिर था चंदेरी का, तो चाय पी, और फिर था घाघरा का, तो घर चला गया। चला गया से तात्पर्य है 30 में वो मर गया था ना, इसलिए आप वहां मर गया समझ सकते हो। तो पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, खाना खाया मतलब खानवा, चाय पी मतलब चंदेरी, घर गया मतलब घाघरा, और चला गया का मतलब मर गया। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक थी, सरल है बिल्कुल। चाय पी, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर चला गया। इससे आपको क्रम से बाबर के याद हो जाएंगे युद्ध, और क्रम से ही पूछे तो क्रम से ही वर्णन करेगा, ज्यादा बेटर रहता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे,